लोग कल जैसे स्टार्ट कर रहे थे ना, कल हम वेक्टर के स्टार्ट किए थे, जस्ट वेक्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है। आज वापस से कर देते हैं। तो फिजिक्स में जैसे हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना, फिजिकल फिनोमेना जिसको तुम बोलते हो या फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोलते हो, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। क्यों क्लासिफाई किया गया है? क्योंकि ना मतलब कुछ कैटेगरी जो है वो उसका जो भी प्रॉपर्टीज है वो इंटायर कैटेगरी के लिए जो प्रॉपर्टी है वो सेम हो जाता है। जैसे स्केलर है, तो स्केलर में हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा यूज करते हैं, ठीक है। 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर 4 एम्पियर हो गया, 2 kg प्लस 2 kg 4 kg हो गया, समझ लो। तो उसकी कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे वेक्टर थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल टूल्स में चलेंगे। टूल्स का मतलब क्या हो गया कि न्यूमेरिकल। फिजिक्स का पहला बीमारी क्या है? आधा बच्चा का समस्या है न्यूमेरिकल, ठीक है। उसमें तुमको हमसे बहुत मदद मिल जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा बात न्यूमेरिकल में ही करेंगे। और न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। और न्यूमेरिकल बनाने के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए? फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। अब फंडामेंटल में क्या क्या आता है? फॉर्मूला आना चाहिए, यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा क्या कहते हैं, जो वैल्यूज का कैलकुलेशन होता है, समझ रहे हो, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, है ना, डेसिमल वेसिमल जो इधर उधर करते हैं, वो सब अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब ठीक है तो न्यूमेरिकल अपने आप बन जाएगा। करेंगे हम लोग अभी इसमें, मतलब बहुत डिफरेंट है। मैथ जो लोग है ना अभी, तो तुम ये जान लो कि 12th में तुमको वेक्टर पढ़ना है 3D में। तो अगर 11th का वेक्टर अच्छा है तो आधा फिजिक्स अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, और साथ में 12th का मैथ्स का तुम्हारा वेक्टर जो है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर उसमें पढ़ना है, वो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ना जरूरी, ठीक। तो थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ देते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी को मेनली 3 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। टेंसर इसलिए बताना जरूरी है कि 4-5 क्वांटिटी ऐसा होता है जो ना ही स्केलर होता है ना ही वेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाएगा तो ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना, ठीक है। क्योंकि हम लोग बोल देते हैं कि हाँ जिसमें डायरेक्शन हो, तो वैसे तो करंट में भी डायरेक्शन हो जाता है, टाइम में भी डायरेक्शन हो जाता है, लेकिन उसमें डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब क्या हो गया कि अगर डायरेक्शन अगर एक तरफ जा रहा है तो दूसरे तरफ भी आना चाहिए। टाइम क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है। उससे ही बड़ा बात है कि टाइम जो है वो अलजेब्रा को फॉलो करता है। मतलब ये हो गया, वेक्टर क्या होता है, अगर एक लाइन में बोलना हो तो सीधे कहो कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के नियम को फॉलो करता है, वेक्टर के लॉज को फॉलो करता है, वो वेक्टर होता है, एक लाइन में। उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ओबेज वेक्टर लॉज आर वेक्टर। सो कैटेगरी अगर देखेंगे, जैसा कि मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया, है ना, वर्क हो गया, इस तरीके का चीज जो है वो स्केलर के अंदर आता है। तो स्केलर के अंदर हमें क्या समझना है, समझो। अगर फिजिक्स में हम अगर मेनली बात करें तो हम बार बार अभी एक चीज पे बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। जहां से भी जिस भी टीचर से पढ़ोगे बार बार इसी को घुमा के, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए? कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए कि तुमको ना फिजिक्स के टर्म्स का समझ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ होना चाहिए। मतलब समझदारी ये दिखाना है कि अगर वर्क तुम समझ रहे हो तो वर्क का ना पूरा कहानी तुमको पता होना चाहिए। घबराना नहीं, जल्दबाजी मत दिखाना, जो पढ़ो थोरो पढ़ो, एकदम समझ में आ रहा है, उसमें हम तुमको बहुत हेल्प कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम चीजों को समझ रहे हो तो उसके साथ मैथ लगाना आसान नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो पहले चीजों को समझना है और बाद में उसके साथ क्या करना है, कैलकुलेशन को डालना है। तो स्केलर क्वांटिटी वाला पार्ट जो है हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं, उसको समझने का जरूरत है। उसका जो जोड़ घटाव गुना भाग है, जो अलजेब्रा अर्थमेटिक में हम पहले से जानते हैं, समझ में आ गया। एक नया चीज जो अभी तक सुनते आ रहे हैं वो है हमारा क्या, वेक्टर। मतलब फिजिक्स के अंदर में 2 बेसिक पार्ट है, एक स्केलर है, एक वेक्टर है। टेंसर बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर जो जो फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटी आता है उसका जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स समझते हो ना, उस सारे में मैथमेटिक्स वेक्टर के नियम से लगेगा। क्या लगेगा? वेक्टर के नियम से लगेगा। मतलब अगर वेक्टर का लॉज तुमको अच्छे से पता है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर तुमको बहुत अच्छे से पता है, तो पूरे फिजिक्स के अंदर में जितना वेक्टर है, चाहे वो एक्सीलरेशन हो, चाहे वो टॉर्क हो, चाहे वो फोर्स हो, फोर्स ही तुमको 10 तरह का मिल जाएगा पूरे वेक्टर में, सॉरी पूरे फिजिक्स में। काउंट करके देखो तो कितना फोर्स मिलेगा? एक मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स,
स्प्रिंग फोर्स, पता नहीं, और टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक नंबर। और बताओ, दुनिया भर का फोर्स है यार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, काइनेटिक इज एनर्जी, समझ रहे हो ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा कि अगर फोर्स का एप्लीकेशन तुमको पता है तो जहां जहां तुम्हारा आएगा न्यूमेरिकल वाला पार्ट, अब बताते हैं कि होता क्या है। तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग, साथ में लिखते चलना वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को सबसे पहले कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं, ठीक है। वेक्टर में हमेशा 2 पॉइंट होगा, वेक्टर में हमेशा 2 पॉइंट होगा। तब तुम कहोगे सर स्केलर में भी होता है, हाँ जी उसमें भी होता है। 2 पॉइंट क्या कहने का मतलब हो गया कि जब भी तुम किसी प्रोसेस की बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा, प्रोसेस की, तो प्रोसेस में हमेशा एक इनिशियल पॉइंट होगा और दूसरा फाइनल पॉइंट होगा। जैसे कोई जर्नी हुआ तो जर्नी कहीं से शुरू होगा, कहीं तो जाके खत्म होगा, समझ रहे हो। कोई गाड़ी चल रहा है या कोई काम तुम शुरू किया, मान लो तुम 11th क्लास में आज का क्लास शुरू किए, 3 बजे शुरू किए, 4 बजे तक होगा, तो एक इनिशियल एक फाइनल पॉइंट है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो वेक्टर में ही नहीं, स्केलर में भी एक चीज हमेशा तुमको होगा, एक इनिशियल पॉइंट और दूसरा फाइनल पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल है, मान लो यहां से यहां अगर सीधा आ गए तो मे भी ये वेक्टर हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन है, लेकिन यहां पे अगर ऐसे 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 अगर मान लो कि आ गए, इसमें भी तो 2 पॉइंट है या ना। तो वेक्टर में जैसे कि स्केलर के अंदर जब 2 पॉइंट होता है ना, तो उस स्केलर के अंदर हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है, सीधे बोल देते हैं कि इनिशियल पॉइंट और दूसरा फाइनल पॉइंट। देखो फिजिक्स में तो पढ़ते हो गए ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, है ना, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, होता है ना। मतलब हम लोग एक क्या करते हैं, प्रोसेस को पढ़ते हैं, एक इवेंट को पढ़ते हैं, समझ रहे हो। अब वेक्टर के अंदर में जो फर्स्ट इनिशियल पॉइंट होता है, जहां से कोई भी जर्नी स्टार्ट होता है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट। क्या बोले बेटा, इनिशियल पॉइंट। इसको वेक्टर के लैंग्वेज में बोला जाता है क्या, टेल। क्या बोलाता है, टेल। और चूंकि वेक्टर में क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, वेक्टर में क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो सीधा होगा, डायरेक्शन का मतलब हो गया सीधा होगा। बाद में हम आएंगे, ठीक है, जब हम लोग टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे तो वहां भी बात करेंगे कि अगर हम लोग कर्ल करते हैं फिंगर तो उसका क्या मतलब होता है, सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी है क्या मतलब होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होता है, उस सब में आएंगे हम लोग। लेकिन अभी के लिए हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि वेक्टर अगर है तो वो सीधा चलेगा, जैसे ही टेढ़ा हुआ वेक्टर नहीं रहेगा। समझ में आ गया, मतलब क्या हो गया कि अगर वेक्टर है, ठीक है, क्या बोले हम, अगर वेक्टर है तो ये क्या होगा, सीधा होगा। समझ में आ रहा है, क्या हो गया, ये सीधा होगा। और एक पॉइंट इसका क्या होगा बेटा, एक पॉइंट होगा इसका इनिशियल पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो यहां पे एरो का होगा वो क्या होगा, फाइनल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, फाइनल पॉइंट। और इस फाइनल पॉइंट को क्या कहा जाता है वेक्टर के लैंग्वेज में, हेड। क्या कहा जाता है, हेड। तो जो जर्नी हुआ वो कहां से हुआ, अगर हम इस दोनों पॉइंट का अगर नाम देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट बी, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो वेक्टर में ना किसी भी जर्नी को या किसी भी इवेंट को क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो ये भी तो एक वेक्टर का जर्नी हुआ। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट ही है, ए से चला कहां पहुंच गया, बी पे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर जो है बड़ा आसान चीज निकाला, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है देखो, पहले तो यहां से यहां तक का लंबाई होगा, 2 पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट दूसरा फाइनल पॉइंट, और तीसरा है कि इधर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, और डायरेक्शन के लिए क्या कह दिया गया, एरो दे दिया गया। एरो में क्या बताया गया, पहला पॉइंट ए पे होगा और दूसरा पॉइंट बी पे होगा। यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मतलब क्या हो गया कि किसी भी वेक्टर को
रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स वी नीड, जस्ट टू, वन इनिशियल पॉइंट, अनदर फाइनल पॉइंट, हो गया। दूसरा कि अगर वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो देना जरूरी है, अगर एरो नहीं है वो वेक्टर नहीं। जैसे इसी को अगर हम यहां पे लिख देते हैं ए बी, क्या लिख दिए, ए बी, तो ए बी भी इसका लंबाई बताएगा, लेकिन क्या ये वेक्टर है, नहीं है। क्या है ये वेक्टर का, ये इसका वैल्यू है, ए से बी का लंबाई क्या दे रहा है, इसका वैल्यू, और उसी वैल्यू को वेक्टर में क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा नाम देते हैं, क्या देते हैं जी, मैग्नीट्यूड। सो ए बी इज मैग्नीट्यूड। अब ए बी को, मैग्नीट्यूड का मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब इट कैन नॉट बी नेगेटिव, समझ रहे हो। अब कल ही हम एक एग्जांपल दिए थे कि हम बोलेंगे कि हाँ तुम 5 रोटी खाए हो, ठीक है, अब तुम 5 रोटी उत्तर की तरफ घूम के खाओ या वापस से दक्षिण की तरफ घूम के खाओ, तो मान लो उत्तर को पॉजिटिव मानेंगे तो दक्षिण क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। लेकिन जो वैल्यू है वो क्या है, वो तो 5 ही है ना, तो -5 रोटी कहाँ है, मेक्स नो सेंस। तो हमेशा जो मैग्नीट्यूड वाला जो टर्म है दैट हैज टू बी टेकन इन पॉजिटिव ऑरा और पॉजिटिव वैल्यू, एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड टू पुट मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फंक्शन 11th में जब अभी गया हो ना, तो तुम्हारा मैथ्स में बड़ा अच्छा चैप्टर आएगा फंक्शन, प्यार से पढ़ना एकदम फंक्शन। फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू चेंज करोगे तो y चेंज होगा, तो क्या बोलेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन जब आएगा तो उसमें तुमको सारा अलग अलग तरह का फंक्शन पढ़ाएंगे, उसका ग्राफ पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ना। फॉर नाउ मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होगा, ए बी नेगेटिव होगा तब भी और पॉजिटिव। मॉड्यूलस तुम लोग शायद जानते होगे, अगर x का मॉड का वैल्यू निकाले तो ये x आएगा, और -x का भी अगर मॉड का वैल्यू निकाले तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, x आएगा। मतलब मॉड लगाने से जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। नाउ दिस इज वेक्टर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कहीं कोई दिक्कत हो ना पूछ लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, देखो जो इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हो ना, हम एक बात बता देते हैं, ठीक है, तुम जितना खतरनाक सोच सकते हो सोचो, अगर सीधा लैंग्वेज में बात करें, जितना उदंड वाला तुम सोच सकते हो, ठीक है, सब पूछो, ये उल्टा कैसे हो गया, सीधा कैसे हो गया, और गलती करो, गलती रिपीट मत करो। पहली बार गलती करना चाहिए, अपने आप को रोके नहीं। देखो अगर तुमको साइंस स्ट्रीम में आगे जाना है, अगर तुम पहले से अपने आप को रोकोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। अपने सोच के दायरा को ना एक्सपैंड होने दो, ठीक है। फिजिक्स में थॉट प्रोसेस चाहिए, सेल्फ एनालिसिस चाहिए। जब तक तुम सोचोगे नहीं ना, फिजिक्स नहीं होगा। जैसे बहुत बच्चा को सबसे ज़्यादा दिक्कत मेंसुरेशन में होता था 10th में, याद है? एक सिलेंडर ले लिए, सिलेंडर के ऊपर में तो क्या कर ले लिए, तो सेमी हेमिस्फीयर ले लिए, ऊपर से वो कोन लगा दिए, अंदर में उसको हॉलो कर दिए, बोल दिए कि बताओ अंदर का सरफेस एरिया और बाहर के सरफेस एरिया का रेशियो क्या। अब इतना बोलने में उसको समझ में आना चाहिए कि भाई पहले तो स्ट्रक्चर बनाना है, फिर बाहर अंदर का रेडियस देखना है, तो समझ रहे हो बात। तो अपने मतलब अपने आप को कांस्टेंट मत करना। दूसरा बात बता दे रहे तुम लोगों को, जितना बच्चा भी अभी 10th से 11th में आया ना, उस सब बराबर है। अभी जर्नी यहाँ से शुरू होता है। तो अगर तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया, फिर भी तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। गरमा बरमा का लड़ाई ना मेहनत का है, बता रहे हैं। बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड आदमी चला जाता है और मेहनत करने वाला निकल जाता है। समझ में आ गया? कंसिस्टेंसी। आज ये कल एक आर्टिकल हम भेजने वाले थे, हम भूल गए, हम भेजेंगे, रहे तो गूगल कर लेना। 99.9 परसेंटाइल जो लाया है ना लड़का, 300 में से 212 नंबर लाया 99.9 वाला, उसका ना स्ट्रैटेजी न्यूज़पेपर में दिया हुआ था शायद, ठीक है, गूगल न्यूज़ में हम पढ़ रहे थे, तो वो यही सब बता रहा था, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट बार बार वो दो ही चीज पे कर रहा था, कॉन्सेप्ट एंड कंसिस्टेंसी पे बार बार वो जोर दे रहा था। तो कॉन्सेप्ट का मतलब है तुम्हारा जो भी पढ़ रहे हो उसका समझ अच्छा होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर 4 घंटा पढ़ रहे हो तो रोज 4 घंटा पढ़ो, कोई पार्टी नहीं, कोई शादी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि एक दिन भी अगर तुम मिस करोगे तो वो 4 घंटा तुम्हारा लैप्स कर गया। जो समय का अकाउंटेबिलिटी दे लिया उसका एकदम रिजल्ट होना 100% है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब जो वेक्टर होता है उसमें 2 पार्ट होता है। क्या होता है वेक्टर में? 2 पार्ट होता है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है,
तो वेक्टर में दो पार्ट होता है, एक होता है उसका क्या, मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो, और दूसरा क्या होता है उसका डायरेक्शन। क्या होता है उसका डायरेक्शन। यहां तक हम कल पढ़ा के छोड़े थे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ना वापस से एक नया डायग्राम बना के फिर से देखते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक। जैसे मान लो ये हो गया टेल ए और ये हो गया बी, हेड हो गया। टेल को यहाँ टी लिख दे कोई दिक्कत, हेल को यहाँ एच लिख दे कोई दिक्कत नहीं ना। ये वेक्टर का नाम क्या होगा बताओ, ए बी, ठीक है। तो वेक्टर क्या हो गया यहाँ पे ए बी, और कैसे लिखेंगे इसको, एरो लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोले, वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब कि किसका मॉड हो जाएगा, ए बी का। और दूसरा क्या बोले, डायरेक्शन, क्या बोले, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का चूंकि मैग्नीट्यूड तो यही ले लिए, जैसे मान लो इसका वैल्यू है 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या हुआ इसका मैग्नीट्यूड, 5 मीटर क्या हुआ इसका मैग्नीट्यूड। और हम लिख दिए 5 मीटर ईस्ट, तो ये ईस्ट क्या दे दिया, डायरेक्शन, ठीक है। अब बार बार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो क्या किया गया, यहां के लिए डायरेक्शन के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज किया गया, ये, ठीक है। इसको बोलते हैं ए बी कैप, ऊपर में टोपी जैसा है ना, बर्थडे टोपी जैसा, कैप, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में, फिलहाल लिख दो यूनिट वेक्टर। क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। बात को समझो, ये वेक्टर है, वेक्टर हमेशा वेक्टर के बराबर होगा। आई रिपीट, वेक्टर हमेशा वेक्टर के बराबर होगा, समझ में आया, कभी स्केलर के बराबर नहीं होगा। अब बताओ ये क्या है, क्या है ये, जीरो है, स्केलर है कि वेक्टर, कहाँ स्केलर। अगर जीरो बोलेंगे तो मैथ वाला जीरो हो गया, समझे। अब तुम हमको एक सवाल का जवाब देना, एक वेक्टर ए है, माइनस कर दिए वेक्टर ए को, इसका वैल्यू क्या होगा, क्या ये सही है, क्या ही सही है, चलो 1 मिनट के लिए मान लिया ये एरो, अब ये सही होगा। और पता है इसका नाम क्या है वेक्टर में है, नहीं ना, इसको बोलते हैं भाई नल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, आ रहे हैं सब टाइप्स ऑफ वेक्टर में सब बताएंगे, लेकिन मेरे कहने का क्या मतलब था कि वेक्टर ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू अ वेक्टर, इट कैन नॉट बी इक्वल टू अ स्केलर। सो नाउ सी, दिस इज अ वेक्टर and the magnitude is scalar, so there has to be something which make this portion as a vector. So we have this AB cap unit vector, unit का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और वेक्टर बोल रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन होगा, आया ना। किसी चीज को अगर एक और उसके साथ डायरेक्शन से जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक वेक्टर बनेगा कि नहीं, ठीक। इसको और थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर इज बेसिकली एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, आया ना। 5 मीटर ईस्ट को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 मीटर ईस्ट, यानी कि यूनिट ईस्ट का खाली डायरेक्शन बचेगा। किसी भी वेक्टर, लिख लो इसको, अभी आएंगे टाइप्स ऑफ बताएंगे। यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स ओन मैग्नीट्यूड, वेक्टर एंड इट्स ओन मैग्नीट्यूड, वेक्टर एंड इट्स ओन मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत है इसमें, a unit vector is nothing, it is the ratio of a vector and its own magnitude,
ठीक, अब बताओ द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एंड द वेक्टर मस्ट बी सेम। तो जो डायरेक्शन यहाँ ए बी कैप का होगा वही डायरेक्शन ए बी का होगा कि नहीं होगा, ये भी लाइन लिख सकते हो। द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर must be same as its original vector। कोई तकलीफ? ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे ना जाने से पहले हमने एक चीज पढ़ाते हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम पढ़ा देते हैं, एकदम मजा आ जाएगा उसमें। ठीक है, टाइप्स बेकार है, टाइप्स में ज्यादा कुछ नहीं है, ये वेक्टर वो वेक्टर, लेकिन चलो पहले टाइप से पढ़ा देते हैं। ठीक है, लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। बहुत सारा टाइप होता है, एक बार सेंस समझ जाओगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पहला टाइप इक्वल वेक्टर, लिखो तो। चलो हम क्या बोले, वेक्टर में कितना चाहिए होता है बेटा, कितना, दो, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उसका डायरेक्शन भी सेम होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है ना। सो इफ आई एम गोइंग टू राइट ए वेक्टर लाइक दिस, अब देखो पहले हम 2 पॉइंट ले रहे थे, एक पॉइंट से भी तो बता सकते हैं। इस पूरे वेक्टर के लंबाई को a मान लिए, क्या मान लिए, a मान लिए। तो इस a का वैल्यू क्या होगा, यहां हो जाएगा मॉड a इंटू a कैप। अब आएंगे ये यूनिट वेक्टर पढ़ाएंगे तो अभी वहीं पे ये सेम चीज लिखेंगे। दूसरा एक वेक्टर हो गया b, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b इंटू b cap। Now if I have given, or if the condition is given that vector A is equal to vector B, it is given, let's suppose it is given, it implies that magnitude of A must be equal to magnitude of B, point number 1, and point number 2 is unit vector of A must be equal to unit vector of B। क्या ये क्लियर है? दो वेक्टर तभी बराबर हो सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, बराबर। एकदम लिख लीजिए, लिख लीजिए। टू वेक्टर्स, हाँ पहले आप इसको उतार लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं। कैप जहां भी डायरेक्शन आते हैं, यूनिट वेक्टर पे आएंगे तो बताएंगे। जब किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, अभी आएंगे तो बताएंगे तुमको। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना एक्सिस होता है, 3, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इस तीनों के लिए एक एक यूनिट वेक्टर देंगे, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो अगर किसी वेक्टर को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब एक्स एक्सिस में, जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वाई में है, समझे, और के कैप से कर देंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जेड में हो जाएगा। आ रहा है उस पर, अभी फिलहाल ये समझ लो। लिख लिया कि लिखा दे है? दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। इजी है एकदम, बेकार सा है। चलो दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं।
तो जब इक्वल जान गए हैं तो अनइक्वल में कोई दिक्कत है? बताओ, अनइक्वल वेक्टर्स क्या क्या कंडीशन होगा जी? दोनों हो सकता है, या तो उसका डायरेक्शन सेम नहीं होगा, या फिर उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, या फिर दोनों। तो सब एग्जांपल लिख लो, ठीक है। जैसे मान लो एक ले लिए वेक्टर ए, है ना, और इसी डायरेक्शन में ले लिए वेक्टर बी। बताओ इस केस में क्या हो रहा है? डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। दिख गया? चलो, ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा मान लेते हैं ये है ए और सेम मैग्नीट्यूड के साथ बी है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। लिख देंगे नीचे, घबराओ नहीं, हम एकदम आराम से चलेंगे, हमको थोड़ा भी जल्दबाजी नहीं है। और तीसरा क्या आ जाएगा बेटा? बताओ। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा और डायरेक्शन भी सेम नहीं होगा। क्या इसको लिखने का जरूरत है कि हो जाएगा? पहले केस में मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है कि नहीं? क्या लिखेंगे बेटा यहां पे? द मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ बी। डायरेक्शन सेम है बट यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। कोई दिक्कत? सेकेंड केस, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी बट ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप। एक बार पढ़ लोगे जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? मॉड ए इज नॉट इक्वल टू मॉड बी एंड ए कैप इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू बी कैप। एक नंबर, अनइक्वल का काम खत्म, ठीक है। अब देखो ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल तो नहीं है लेकिन कुछ रिलेशन तो आ रहा है इसमें। क्या रिलेशन आ रहा है? डायरेक्शन सेम है। जिस दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, आई रिपीट, जिस दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो उस वेक्टर को क्या कहते हैं? ये देखने में कैसा है? वेरी गुड। क्या है ये? पैरेलल। यानी कि तीसरा टाइप हमारा क्या होगा? बताओ जल्दी। पैरेलल वेक्टर लिखो, पैरेलल वेक्टर। चलेगा? क्या पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड का इक्वल होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। पैरेलल वेक्टर में सिर्फ क्या होना जरूरी है? बोलो, डायरेक्शन। सो एनी वेक्टर if its direction is same, either it is equal or not, is said to be parallel vector। वो दिक्कत नहीं ना? कंडीशन क्या होना चाहिए? ए कैप मस्ट बी इक्वल टू बी कैप। देखो ये कैप कैप इक्वल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। यूनिट मतलब 1। डायरेक्शन दोनों का क्या है? सेम। अच्छा चलो, जब इसको इधर कर लिए हैं तो साथ साथ में दो और कर लेते हैं। एक अगर पैरेलल हो गया तो चौथा क्या होगा बताओ? नॉन पैरेलल। हाँ, एंटी पैरेलल भी आएगा। वेरी गुड, ठीक है। एंटी पैरेलल करते पहले नॉन पैरेलल कर लो। अरे हमको बहुत खुशी है कि तुम कुछ कुछ बोल रहा है। फिजिक्स में अगर जुबान चल रहा है मतलब सब ठीक है, और क्लास में सन्नाटा है मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डिस्कशन होना चाहिए। पैरेलल का एक आएगा एंटी पैरेलल और दूसरा क्या आ जाएगा? नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल तो सिंपल है बेटा, है ना। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, समझ रहे हो, ठीक है। तो नॉन पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा कि ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप, है ना। ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप। तुम बैठा हुआ काहे रे?
पढ़ो ना यार, कल केमिस्ट्री पढ़ाए थे ना सर, वही पढ़ लो, थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट करो यार, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट। हाँ बताइए। कुछ हमको डायरेक्शन से मतलब है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब ही नहीं है। इक्वल का बातें नहीं हो रहा है, बात हो रहा है डायरेक्शन सेम है कि नहीं। डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल, और सेम नहीं है तो नॉन पैरेलल, और डायरेक्शन अगर जस्ट उल्टा है तो एंटी पैरेलल। तो तीसरा पांचवा भी लिख लो यार, क्या हो जाएगा पांचवा, बताओ, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या, अगर ए है इधर तब बी किधर होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, चाहे बी लिखने से अच्छा है कि हम माइनस से लिख देते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। क्या जी, माइनस का मतलब क्या हो गया, एंटी पैरेलल। A direction comes with negative sign, that means the direction is rotated by 180 degree or it is just opposite to the given direction. If I am taking f in x, okay, so minus f is obviously in x dash axis. कोऑर्डिनेट पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो, कोऑर्डिनेट में मान लो अगर इधर हम फोर्स ले लेते हैं f, so this is x, so this will be x. ठीक है, 6 टाइप लिखो। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट कहीं से? 5 हो गया। ऐसे फालतू फालतू बहुत टाइप है यार, जिसका कोई सर पैर नहीं है। एक बार पढ़ लो, दिमाग में छप जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, हैं? अभी तो शुरू हुआ। हाँ रे, अभी देखते रहो ना। पैरेलल एंटी पैरेलल हो गया, तो लोग बुक वगैरह लिए हो कि नहीं? अब एक और वर्ड लिखो, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? को मतलब सेम और लीनियर मतलब कोलिनियर सुने हो ना? कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट लेती। देख लेते यार इसमें कितना टाइप दिया है। एक पोलर और एक्सियल, तुम लोग का डाउट होगा वो बता देंगे। पोलर और एक्सियल बहुत इजी होता है। जिसको भी आईआईटी करना है, ठीक है, या नीट में टॉप करना है, ठीक, आँख बंद करके सिंगेज खरीद लो। सिंगेज का 6 बुक आता है, उसको बना लो, जेईई में अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, कोलिनियर का मतलब होता है वेक्टर इज इन सेम डायरेक्शन। अब देखो कोलिनियर क्या होता है समझ आते हैं। देखो ये मान लो एक वेक्टर है, ठीक है। अब बताओ, अगर इस वेक्टर को हम यहां रखें, ध्यान से समझो, एक वेक्टर है ए, अगर इस वेक्टर को यहां से बढ़ा के यहां कर दिए, बताओ वेक्टर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इस वेक्टर को खसका के यहां कर दिए, बताओ वेक्टर चेंज हुआ नहीं हुआ? इस वेक्टर को खसका के पीछे कर दिए, बताओ वेक्टर चेंज हुआ नहीं हुआ? बोलो, हुआ कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ना ही इसका मैग्नीट्यूड बदला और ना ही इसका डायरेक्शन बदला। इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी वेक्टर को पैरेलली आगे और पैरेलली पीछे हम कर सकते हैं। पैरेलली ऊपर कर सकते हैं, पैरेलली नीचे कर सकते हैं,
आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, आगे करके ऊपर कर सकते हैं, आगे करके नीचे कर सकते हैं, पीछे करके ऊपर कर सकते हैं, पीछे करके नीचे कर सकते हैं। उसका वैल्यू तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि ना उसके डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ किया जाए और ना ही उसके वैल्यू या मैग्नीट्यूड के साथ। हाँ या ना? एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत? तो कोलिनियर का मतलब होता है जब एक ही लाइन, याद है ना कोलिनियर लाइन होता था, 3 डॉट मिलता था, एक लाइन मिलता था। तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है अगर कोई दो वेक्टर एक ही लाइन में हो, जैसे ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, क्या इसमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब है? नहीं। किससे मतलब है? ठीक है, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी, और इसी को क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं? कौन सा वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर। अच्छा बताओ, कोलिनियर जान गए तो नॉन कोलिनियर में कोई दिक्कत? बताओ जल्दी। बोलो ना। अरे डबल एल होता कोलिनियर। अब ठीक है ना, स्पेलिंग देख लिया करो यार। कोलिनियर वेक्टर्स हो गया, कितना हुआ? 6। तो सातवां क्या हो जाएगा जी? बताओ। चलो रुको, नेक्स्ट पेज में लेता। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अरे कितना था रे, कौन सा नंबर था? 6 था। सातवां नहीं, क्या हो जाएगा सातवां? नॉन को लीनियर वेक्टर। नॉन कोलिनियर वेक्टर इजी है, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा। अब पैरेलल और नॉन कोलिनियर में क्या अंतर है बताओ? कोलिनियर और पैरेलल में क्या अंतर है बताओ? पैरेलल लाइन हमेशा तब होता है दो जब उसके बीच में कुछ गैप हो। ऐसे बातों से में दोनों का डायरेक्शन खेल रहे हैं हम लोग, है ना? तो पैरेलल लाइन में हमेशा दो लाइन के बीच में डिस्टेंस होता है, लेकिन कोलिनियर लाइन में although they both are parallel but the distance between the two line is nothing. They are aligned in a straight line, and if they are aligned in a straight line, क्या बोलेंगे? पैरेलल है लेकिन उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो नॉन कॉलिनियर तो बहुत इजी हो गया जी। अगर मान लो ए इधर है और बी इधर है, अब देखो बी को इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, कुछ भी करोगे ना, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम का है रे। ए यार क्या कर रहे हो यार, सारा रामायण खत्म है। ये नॉट इक्वल टू में आ जाएगा। कितना हुआ जी अभी तक? 7। ठीक है, चलो अब यहां पे जब इतना कर दिए हैं, अभी और आएगा। चलो एक लिख लो पहले, 8वां लिख लो, नल वेक्टर। कर दे रहे, 1 मिनट रुक जाओ। नल वेक्टर, नल मतलब 0, नल मतलब 0। तो ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 0, उसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। मतलब क्या हुआ बउआ? ध्यान देखना, ठीक है? अभी हम पढ़ाए कुछ देर पहले कि अगर कोई वेक्टर ए ऐसे है और दूसरा वेक्टर -a ऐसे है, तो a प्लस -a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। बट ऊपर में क्या आएगा? वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर कभी भी स्केलर के बराबर नहीं होता है, इसीलिए तमीज में रहना है।
जीरो को भी क्या बना दिए हम लोग, वेक्टर, इसलिए उसका एक स्पेशल नाम हो गया क्या, नल वेक्टर। बोल लेते हो ना सर एफ माइनस में इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना मेरा बात, अगर वेक्टर के फॉर्म में फोर्स दिया है तो एफ माइनस एफ इज इक्वल टू नल फोर्स होगा, या फिर होगा फोर्स विथ नल वैल्यू, या फिर जीरो फोर्स होगा। याद रखना हमेशा वेक्टर के फॉर्म में कभी भी लिखोगे ना तो सिर्फ जीरो नहीं लिखोगे, नल वेक्टर लिखोगे, ये फालतू का नहीं दिया हुआ है। इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बात समझ में आया? कितना हो गया जी? 8 अरे ना हुआ 9। चलो अभी तक तो हम कर रहे थे, एक बार थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। 9 में बार बार लिख रहा है यूनिट वेक्टर। क्या लिख रहा है? यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है ना जी सबको? कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना? एक नंबर। 3-4 दिन रुक जाओ, 3-4 दिन के बाद जेई नीट एडवांस एम्स जितना वेक्टर का क्वेश्चन आया, अगर नहीं आया, नहीं बना, तुम जो कहोगे हम मान लेंगे। और यही पेशेंस शुरू में ना 11th में बच्चा बड़ी जोश से स्टार्ट करता है। अरे यार आईटी, शुरू में बच्चा क्या सोचता है, हम तो ये आईटी में जाएगा, ये अच्छा नहीं है, इसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। 11th जब गुजर जाता है फिर सोचता है कि यार जो मिल जाए। जब 12th का बोर्ड आ जाता है तो सोचता है भगवान घुसा दो, बस किसी में घुसा दो, है ना। तो यूनिट वेक्टर तो तुम जान ही रहे हो। यूनिट वेक्टर इज व्हाट, सॉरी, यूनिट वेक्टर क्या होगा? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स, सॉरी, ओहो, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इस समय से तो यही पढ़ा रहे थे। वो वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल गिव यू अ यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर हमेशा क्या देता है? डायरेक्शन। क्या देता है? डायरेक्शन। हम जितना ज्ञान लेना है ले लो, पूरा खंगाल लेना है इसको। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। अभी बहुत सारा, एक एक्सियल वेक्टर आएगा, एक पोलर वेक्टर आएगा, तो उसका ज़्यादा जरूरत नहीं है, लिख लो। ठीक है, बस अभी लिख लो। अभी पता नहीं टोटल कितना है, लिखते चलो। 9 हो गया ना? 10वां एक होता है एक्सियल वेक्टर, ठीक है, और एक होता है पोलर वेक्टर। अभी इसको नहीं पढ़ाएंगे, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा लेंगे ना, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, तब इसको बताएंगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पोलर। अभी के लिए जान लो, मोटा मोटी जान लो, जब कोई टॉर्क लगता है तो एक्सिस में लगता है ना, ठीक है, बताएंगे। अभी छोड़ दो इसको, बस नाम लिख के रख दो, थोड़ा सा जगह छोड़ देना, जब एक्सप्लेन करेंगे उस समय बता देंगे, ठीक है। एक होता है कोप्लेनर वेक्टर। कितना हुआ था जी? हाँ, 12वां लिखो। कोप्लेनर, कोप्लेनर नाम से पता चल रहा है ना? क्या पता चल रहा है नाम से? कोप्लेनर। को मतलब, अब प्लेनर मतलब बताओ। कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा? दो वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करे। अब यहां से एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा प्लेन का। डायमेंशन सुनिए ना, आएंगे हम लोग, यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे। तो अगर एक ही एक्सिस में हो तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशन। अगर दो एक्सिस में हो तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? टू डायमेंशन। अगर तीन एक्सिस में हो, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशन। तो प्लेन वर्ड जो है वो हमेशा कहां से आता है? कहां से आता है?
टू डायमेंशनल से। कहां से आता है? टू डायमेंशनल। अब को मतलब सेम, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में। सेम प्लेन का क्या मतलब है समझो। मान लो इस बोर्ड पे हम दो वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? कितना वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं? दो। एक वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ किए ए, दूसरा वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ किए बी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। मान लो ये हमारा क्या है? टेल है ना? अगर हम बी को ऐसे रखे हैं तो क्या बी को हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते थे बाहर की तरफ, या ऐसे या ऐसे? क्या बी को अंदर की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? जैसे ही इसको इस एक्सिस के बाहर या इस एक्सिस के अंदर ले गए, इसका प्लेन चेंज हो गया। क्योंकि इस प्लेन में अगर हम मान लेते हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस और हम मान लेते हैं दिस इज वाई एक्सिस, तो दिस बोर्ड इज एक्स वाई प्लेन। दिस बोर्ड इज एक्स वाई plane, and if I am drawing these vectors are drawn in the plane of x and y. If I am going to draw a vector which is perpendicular to or the outside of this plane, that means now we are going to have a third dimension, that is z axis, है ना? जैसा कि ये मान लो x हो गया, ये y हो गया, ये क्या हो जाएगा? z। अंदर भी जाएंगे तो क्या होगा? z डैश। इसीलिए इसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे कहां? ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ, उसको ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोगोनल सिस्टम। क्योंकि ना उसमें मजा आएगा। ये सब तो बकवास है, क्योंकि पहली बार पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रही है। जेई वाला बैच में तो ये सब ज्यादा पढ़ाता भी नहीं। कोई दिक्कत? यहां तक में कुछ बताओ। अभी बहुत है यार, लेकिन क्या करोगे ज्यादा टाइप जान के? मेन यही है। देखो टाइप क्यों जानना जरूरी है कि कल होके मान लो कुछ बोल दिया हो, समझ रहे हो? कोई नाम यूज कर दिया, कोप्लेनर वेक्टर, इस तरीके हमको पता नहीं है कहाँ है कोप्लेनर वेक्टर, कैसे बनाएंगे? हैं? क्या बोल रहे हो? चलो हेडिंग लिखो, आप आगे बढ़े। यहां तक में कोई दिक्कत है? टाइप चॉइस में कुछ नहीं रखा है, सब मुंह है, ठीक है? आज पढ़ लियो, समझ लो। क्वेश्चन में खाली दिखाई देगा तो देगा, स्कूल एग्जाम में कहीं पूछ दिया तो पूछ दिया, तो मैक्सिमम लोग तो इस पर नॉन अटेंडिंग जाओगे, तो 11th का एग्जाम देना नहीं है ना? टेंशन क्या लेना? जो लोग अटेंडेंस जाओगे वहाँ पे वही एक दो नंबर पूछ जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोप्लेनर वेक्टर और नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर, तो वहाँ डिफाइन कर देना, ईजी है ना? चलो अब हम लोग आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ये बहुत मस्त चीज है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट of a vector in 3 डायमेंशन। 3D समझते हो ना? पहले तो हम लोग 3D सिस्टम को समझ लेते हैं। अब 3D सिस्टम के लिए यार ना, अच्छा तुम लोग आइसक्रीम खाते हो ना? आइसक्रीम कभी काटते हुए देखे हो? जो केक का आइसक्रीम का पूरा एक स्लैब आता है, ऐसे काटो, ऐसे काटो, बीच से काटो, ठीक है? 3 डायमेंशन पहले समझ लेते हैं, ठीक है? कि 3 डायमेंशन होता क्या है, और तब हम लोग वेक्टर के 3 डायमेंशन का बात करेंगे। तो अब बेसिकली थोड़ा सा ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है? पहले ले लिए हम लोग ये, तो नॉर्मली जब हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो इसको y एक्सिस लेते हैं ना, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और जब भी कोई लाइन मतलब लाइन सेगमेंट और रे नहीं, लाइन मतलब लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ क्या होगा? इनफाइनाइट। लाइन का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ इनफाइनाइट, मतलब इधर में पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा तो नीचे क्या आएगा बेटा? नेगेटिव इन्फिनिटी। सो दिस इज y एंड दिस इज y डैश, ठीक है? अगर हम लोग हॉरिजेंटल में कुछ लेते हैं तो हमेशा ये क्या होता है? x, और ये क्या होता है? x डैश, ठीक है?
तो ये होता है प्लस इन्फिनिटी और ये क्या होता है माइनस इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और जहाँ दोनों लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑरिजिन। अब समझो, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। अब इससे बाहर एक आएगा लाइन और एक लाइन इसके अंदर जाएगा। तो चूंकि हम 3D में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है जी। तो मान लेते हैं ये वाला पार्ट बाहर आ रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं z, और ये वाला मान लेते हैं अंदर जा लेता है, इसको क्या ले लेंगे z डैश। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। बताओ इसमें पहले कोई दिक्कत है कि नहीं? इससे पहले कभी देखे हो इस सब चीज की? नहीं देखे हो ना? नहीं, आज देख लो। ठीक, कोना देखो, कोना देखो तो ऊपर में दिखाई दे रहा है। ये कोना देखो, ये कोना देखो, ये अच्छा सुंदर लग रहा है। ठीक, मान लो जो ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है ना, ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो वाई एक्सिस है। क्या बेटा? वाई एक्सिस। और उधर से इधर जो आ रहा है ना वो क्या है एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस। तो ये दीवार कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई एक्सिस प्लेन। क्या हो गया इस दीवार में? एक वो वाई एक्सिस हो गया, एक तो एक्स एक्सिस हो गया। और इधर से जो तुम्हारी तरफ गया है वो कौन सा एक्सिस होगा? जेड। अरे नीचे से ऊपर y, वर्टिकल वाला y, हॉरिजेंटल वाला x, और जो तुम्हारी तरफ जा रहा है वो z। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो वाटर बोतल देखो ध्यान से। रे तुम लोग नर्सरी में है क्या? रे ये कोई छोटा बात क्या नहीं समझ रहा? जल्दी सुनो। यहाँ पे ये हो गया x, ये हो गया y, और ये जो गहराई है अंदर की तरफ ये क्या होगा z। तो तुम्हारी तरफ जा रहा है दैट इज z, जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है दैट इज x, और जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो y। अब समझ में आया? इजी है? चलो अब मान लेते हैं कि डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन है। तो कितना डायरेक्शन होगा टोटल? 6 डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 है ना? कोई दिक्कत? कितना डायरेक्शन हो गया? 6 डायरेक्शन। वेरी गुड। चलिए अब कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। हर डायरेक्शन का, डायरेक्शन के लिए क्या कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। कौन सा? जब किसी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है? वेक्टर बन जाता है। इसीलिए x के डायरेक्शन में कभी भी, ठीक है, अगर x के डायरेक्शन को, पॉजिटिव x को अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग लेते हैं क्या? आई कैप, स्मॉल आई पे टोपी, और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा तो तुम तो जान ही रहे हो क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। इजी है। तो x एक्सिस में अगर हमको x की तरफ जाना है तो आई कैप, और x के जस्ट अपोजिट जाना है तो माइनस आई कैप। याद होगा? कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं z में। ठीक है, पहले y में आते हैं। y में जब y की तरफ जाना हो तो प्लस जे कैप, और y डैश की तरफ जाना हो तो क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। चलेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब अगर ऊपर जाना हो तो जे कैप, नीचे आना हो तो माइनस जे कैप। अब यहां देखो, यहां से दाहिना जाना हो हॉरिजेंटल तो आई कैप, और यहां से ओरिजिन से लेफ्ट जाना हो तो माइनस। इजी है ना? बेकार था। अब आते हैं ऊपर से। ठीक है, जेड में आते हैं। जो तुम्हारी तरफ आए, जो तुम्हारी तरफ आए मतलब आउटसाइड द प्लेन। क्या बोले हम? आउटसाइड द प्लेन। यहां पे ना एक बड़ा अच्छा चीज सिखाते हैं, रट लेना आज। तीर देखा? तीर, तीर धनुष अर्जुन चलाता था। तो अर्जुन जब तीर मारता है, मान लो कि हम ऐसे तीर मार रहे हैं, तो जब वो मान लो यहाँ पर्दा है, पर्दा में जब छेद करेगा तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा तुमको? पॉइंट।
क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, पॉइंट। अब सुनो, अगर तुमको कहीं भी इस तरीके से दिखाई दे, क्या, पॉइंट, क्या, पॉइंट, यानी इसका मतलब होता है फिजिक्स में आउटवर्ड ना। तीर के पीछे वाला पार्ट कैसा होता है, क्रॉस जैसा, है ना, पक्षी का मोर लगल रहता है, लेकिन रहता है वो क्या, क्रॉस, आया ना, ठीक है। तो अब मान लो हम अर्जुन है, हम तीर मार रहे हैं बोर्ड में, अरे छेद हो गया, सबसे लास्ट में क्या दिखाई देगा, पंख का क्रॉस, यानी कि अगर तुमको कहीं भी दिखा क्या, क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पूरे फिजिक्स में बहुत तंग करेगा 12th क्लास में ही, रट लो अभी। अब बताओ z जो तुम्हारी तरफ आ रहा है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से या पॉइंट से, और जो अंदर की तरफ जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस, यानी ये हमारा इनवर्ड हो गया, ये हमारा आउटवर्ड हो गया। अब जो तुम्हारी तरफ आ रहा है उसको हम प्लस मान लें z, तो इसको हम लोग यहां पे लिख देंगे k कैप, सब स्मॉल में है, स्मॉल k कैप चलेगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा जी, माइनस k कैप। 6 डायरेक्शन, 6 अल्फाबेट, काम खत्म। अब वेक्टर का मैजिक दिखाते हैं तुमको, ठीक है। वेक्टर ऑलवेज कम्स विथ डायरेक्शन सेंस, राइट। अगर हम कहें तुमको कि भाई हम 5 किलोमीटर चल के आए हैं, क्या बोले हम, भाई हम 5 किलोमीटर चल के आए, बहुत थक के आए, ये हम नहीं बताए हैं कि 5 किलोमीटर किधर से आए या किधर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इसी के बगल में लिखा 5 किलोमीटर आई कैप, इसका मतलब कहाँ है, किधर जा रहा है वो, एक्स एक्सिस की तरफ, समझ में आया। क्या हमको बोला, मान लेते हैं इसको ईस्ट मान लेते हैं, मान लो तो क्या हो गया, ईस्ट, इसको क्या मान लिए हैं, वेस्ट, तो जेड को मानना पड़ेगा क्या, अगर मान लो ईस्ट की तरफ तुम खड़ा होते हो तो दाहिना हाथ किधर होता है, साउथ की तरफ, और बायां हाथ किधर होता है, नॉर्थ की तरफ, और पीछे क्या होता है, वेस्ट होता है। इतना तो समझते हो ना यार, समझे, यानी कि ये ईस्ट है तो मेरा दाहिना हाथ किधर है, साउथ, यानी ये जेड एक्स अभी क्या हो जाएगा, साउथ, और हमारा लेफ्ट हैंड मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ, तब पीछे क्या हो जाएगा, वेस्ट, ऊपर में क्या हो जाएगा, अभी के लिए ये क्या है भाई, टॉप या अप, और ये क्या हो जाएगा, डाउन, समझ आया। लेकिन हमको इतना नहीं यार, इतना कंफ्यूज नहीं होना है, हम ईस्ट वेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम एक्सिस पे रहेंगे। और एक्सिस का क्या मतलब हो गया बेटा, कि अगर हम आई कैप लिखे मतलब पॉजिटिव एक्स, अगर हम लिखते हैं 3 मीटर माइनस के कैप, मतलब किधर, जेड में इनवर्ड, समझ में आया नहीं आया, पहले इतना बताओ तब हम आगे बताएंगे, जल्दी बोलो, ज़्यादा हो जाए तो बता देना, जब ओवरफ्लो करने लगे ना बता देना, अभी नहीं ना ओवरफ्लो किया है, करने लगे तो बता देना, ठीक है। चलो अब आते हैं, मान लो वहाँ एक चिड़िया है, कहाँ पे, पूना में, चिड़िया के पास 4 ऑप्शन, क्या क्या, या तो वो ऐसे जाएगा, या तो वो ऐसे आएगा, या तो वो नीचे जाएगा, और नहीं तो बीच में कहीं आएगा, हाँ या ना, यही 4 ऑप्शन है, ठीक। वापस से आते हैं हम लोग, इतना आसानी से समझा रहे, इसमें भी नहीं समझेगा तो बड़ा दिक्कत है। गुरुदेव सब तो चल लेते हैं एकदम, ध्यान से समझना मेरा बात, ठीक है। 4 चिड़िया है, कितना चिड़िया है, 4 चिड़िया है।
मान लो एक चिड़िया एक्स में चला, ए एक्स डायरेक्शन में चला, कितना ए एक्स, ठीक है। एक दूसरा चिड़िया है बी, ठीक है, वो वाई में चला, कितना, तो इसको क्या लिखेंगे बी वाई, क्या लिखेंगे बी वाई। या फिर एक काम करते हैं, सेम ही चिड़िया को तीनों तरफ उड़ाते हैं, फिर चौथा डायरेक्शन में उड़ाते हैं। पहली बार एक चिड़िया उड़ी एक्स डायरेक्शन में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, ए एक्स, मैग्नीट्यूड कितना, ए एक्स, डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन आई कैप। कमार सब क्या पढ़ाते अभी, एक्स एक्सिस का मतलब डायरेक्शन क्या, आई कैप। अगर ये इधर चलता तो क्या लिखते, माइनस आई कैप, ऊपर जाता तो क्या लिखते, माइनस जे कैप, नीचे जाता क्या लिखते, माइनस जे कैप, इधर जाता क्या लिखते, अच्छा उल्टा ले लिया क्या, अरे यार नहीं, जो लिए हैं वही कन्वेंशन लेके चलेंगे, ठीक है। इधर लेते तो के कैप और इधर में माइनस के कैप, यहाँ तक ठीक है। तो पहली बार चिड़िया एक्स में गया तो क्या लिखे एक्स, ठीक है। दूसरी बार इधर लिखेगा तो इसको क्या लिखेंगे ए वाई, और तीसरी बार अगर मान लो इधर आया तो क्या लिखेंगे ए जेड। बात को समझो, चिड़िया थी पहले यहाँ से यहाँ आई, वापस से चली गई जीरो पे, दूसरी बार यहाँ से यहाँ आई, वापस से चली गई जीरो पे, तीसरी बार नीचे आई, वापस से कहाँ चली गई जीरो पे, कोई दिक्कत। चौथी बार वो चिड़िया क्या की, समझा, कि वो उड़ के यहाँ आ गई, कहाँ पे, देखो यहाँ, ध्यान से देखो, चाहे मान लो कि कैमरा, ये कैमरा जो है ना, ये चिड़िया है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। नाउ ये कैमरा तीनों एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, जस्ट इमेजिन करो। पहली बात ओरिजिन है, पहले नीचे देखो, नीचे की तरफ होगा कोई, तो नीचे में हमारा कौन सा कैप था, जे कैप। अगर नीचे होगा तो कौन सा कैप लेंगे, माइनस जे कैप। तो मान लेते हैं जे में वाई चली, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। अच्छा देखो, ओरिजिन से एक्स में प्लस आया कि माइनस, प्लस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स में क्या चलाई, एक्स का आई कैप, और देखो तो जेड में किधर चला, तुम्हारी तरफ के अंदर की तरफ, तुम्हारी तरफ है ना। तो जेड एक्सिस क्या हो जाएगा इसमें, ए जेड का के कैप, और ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन वेक्टर ए का। इसका क्या मतलब हुआ समझो, एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस पे कितना चला, कितना चला, ए एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कितना चला ए एक्स, वाई एक्सिस पे कितना चला ए वाई, जेड एक्सिस पे कितना चला ए जेड। A vector is represented by its 3 components, okay. A vector is represented by its 3 components in 3D dimension, where ax is actually representing the magnitude of the journey or the displacement on x axis, ay, okay, is the journey on y axis, and az in the axis of z। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह इसको ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं इसको, या 3D में भी रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। मान लो वो जो चिड़िया है, वो जो चिड़िया है वो उड़ी नहीं, क्या हुआ, वो उड़ी नहीं, वो ना वहां से टहलते हुए दीवार पर यहां आ गई। क्या हो गया, टहलते हुए दीवार पे आ गई। चाहे इस कॉर्नर को ले लो, ठीक है, इस कॉर्नर को ले लो, तो ये हो गया एक्स, ठीक है, और ये हो गया वाई, और ये क्या हो गया जेड।
देखो x y z, इधर में z, अंदर में z डैश। मान लो वो चिड़िया बाहर नहीं उड़ी, इस दीवार पे चल रही है ऐसे तक 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 तक, तो z एक्सिस कितना होगा? 0, क्योंकि z में निकली क्या वो, नहीं ना, वो किस में रह गई? x एंड y में। तो उस केस में हमारा ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 0। मान लो वो चिड़िया न इधर आई न ऊपर गई, वो ऐसे ही से चल रही है, मतलब z भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ x। मतलब क्या हो गया कि हम सिर्फ वैल्यू देख के बता सकते हैं कि वेक्टर कहां पे, i j k का वैल्यू देख के अपन बता सकते हैं कि वेक्टर कहां पर है। कोई दिक्कत? अब ये वो डिफिकल्ट चीज है, दिमाग लगाना, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो और अच्छा, ठीक है, बात समझना। मान लो ये कॉर्नर हमारा ओरिजिन है, चाहे इसको मान लो ये कॉर्नर ओरिजिन है, इसको मान लेते हैं, थोड़ा सा दाहिना वाहिना सब पॉजिटिव आ जाए, ये कॉर्नर हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ठीक। तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारा कॉर्नर है, ठीक है बेटा, ठीक, तो वेक्टर में ax है, ay है और az है ना। अब एक बात बताओ, ये चिड़िया यहां से उड़ के उस डायगोनल पे चली गई, मैथ है, ये क्या है? क्यूबॉइड। ये क्या है? क्यूबॉइड। ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और चला गया उस कॉर्नर पे, इसका वैल्यू बताओ। एक वेक्टर है a, इस वेक्टर का वैल्यू है ax, i कैप, ay, j कैप, az, k कैप। मतलब क्या हो गया कि यहां से चला और मान लो यहां आ गया, 3D में दिखा रहा है यहां से, ठीक है, यहां आ गया, मान लो ये वेक्टर a है और वेक्टर क्या है? ax i का प्लस ay z का। अब समझो ये कैसे निकालेंगे, ये तो डायगोनल है, ध्यान से समझो, मैथ है, यहां से वहां क्या है? डायगोनल। ये डायगोनल कब मिलेगा? जब हमको ये बेस मिलेगा, समझे कि नहीं समझे? ये जमीन को ले लो, ये जो नीचे का हमारा फ्लोर है, इसमें कौन कौन सा एक्सिस है? ये वाला यानी z एक्सिस, ये वाला यानी y एक्सिस, नहीं x एक्सिस, जो नहीं है अपने पास क्या? y। अच्छा बताओ, ये अगर हमारा az है और ये हमारा अगर ax है, तो इस दोनों का डायगोनल यहां से वहां जाएगा, आया ना? तो इस डायगोनल का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? ax का होल स्क्वायर प्लस az का होल स्क्वायर का रूट अंडर, क्या यही डायगोनल होगा? ये वाला डायगोनल होगा कि नहीं होगा बताओ? अब मान लो ये हो गया मेरा बेस और वो जो पिलर का हाइट है वो हो गया क्या? परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस और वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? ay। तो ये हो गया बेस, वो हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो वहां से यहाँ का हाइट निकल, ये क्या कहते हैं उसको, डायगोनल नहीं निकलेगा, हाइपोटेनस नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है अभी? बेस, और हाइट का वैल्यू कितना है बेटा? ay, ठीक है। तो जो डायगोनल ये निकलेगा, यहां से वहां क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। यहां से वहां क्या हुआ? अगर ये वेक्टर a है, अगर ये वेक्टर a है तो हमारा क्या निकलेगा? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? ये बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का रूट अंडर, है ना? यानी कि यहां लिखेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का रूट अंडर, हाँ या ना? बेस कितना है? ये वाला बेस है हमारा, देखो यहाँ पे कितना आ गया, कितना है बताओ? अभी करेंगे बहुत सारा, घबराना मत अभी, ठीक है। सो मॉड ऑफ ए का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? देखो तो, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर रूट अंडर का होल स्क्वायर, यही ना होगा जी? रूट अंडर का
होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो देखो रूट अंडर और होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। ये 3 डायमेंशन में हुआ जो सबसे डिफिकल्ट है। अब मान लो प्लेन होता तब, प्लेन होता तब मान लो, ठीक है, हमारा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, समझा। ये वो चिड़िया यहाँ बैठी हुई थी, समझ रहे हो, यहाँ से सीधे चल के आ गई यहाँ, तो जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिन से, यानी कि ये हो गया 0, और जर्नी कहाँ गया, इस पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं P। अरे हाँ या ना, ये वेक्टर का नाम क्या हुआ जल्दी बताओ, OP हुआ। अब x में कितना चला, ये क्या है हमारा x, ये क्या है हमारा y, x में कितना चला था, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये दे देगा तुमको क्या वैल्यू x। अगर ये वैल्यू हमारा वेक्टर a के बराबर है तो ये क्या देगा x, और अगर y में कितना चला इसको निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ परपेंडिकुलर रहेंगे, यहाँ क्या आएगा ए वाई, हाँ या ना आएगा। तो अगर हमको वेक्टर ए निकालना हो, यहाँ पे अगर हमको मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना हो, क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट अंडर, कहानी खत्म।